नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आदर अभिनंदन, आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, बाबा बौखनाथ की कृपा से ही सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को वरिष्ठ नेता हरीश रावत की सलाह, अभी से घोषित कर देने चाहिए पार्टी प्रत्याशियों के चेहरे ताकि समय से हो सके तैयारी। यूजेवीएनएल के नए कॉर्पोरेट भवन का लोकार्पण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। 20 करोड़ 10 लाख के लाभांश का सौंपा चेक। कोरोना के बाद अब चीन में फैल रहा इन्फ्लुएंजा, उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट। हालांकि भारत में अभी तक इसका कोई मरीज नहीं। अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन का शिकंजा, अवैध खनन को लेकर राजस्व विभाग की टीम ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया सीज। उत्तराखंड के देहरादून में आज रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदर अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने आदर अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाबा बौखनाथ की कृपा से ही सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। मैं सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां फंसे श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने 17 दिनों तक अंदर रहकर हिम्मत से काम लिया। 12 नवंबर को घटना के बाद से ही लगता था कि सभी मजदूर जल्द ही बाहर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री भी लगातार ऑपरेशन के बारे में पूछते थे। उन्होंने पीएमओ के सभी अधिकारियों को सिलक्यारा भेज दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की ओर से अभी से ही प्रत्याशी घोषित किए जाने की पैरवी की है। हरीश रावत का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को अभी से ही अपने चेहरे घोषित कर देने चाहिए, प्रत्याशी समय से अपनी चुनावी तैयारी कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक पार्टी को भविष्य में अपने गठबंधन सहयोगी के प्रति और संजीदगी दिखानी होगी। ये मानती हूँ कि जब भी चुनाव होते हैं तो जो प्रत्याशी हैं या दावेदार होते हैं उनको सामने आना चाहिए, और क्योंकि वो जनता उनको देखती है किस तरीके का व्यक्तित्व है, किस तरीके के उनके कार्यशैली है, सब चीजें जो है वो साफ हो जाती है। तो जनता को भी एक उनके माइंड में टारगेट सेट हो जाता है कि कौन से व्यक्तित्व को चुनेंगे। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को अपनी दावेदारी समय से करनी चाहिए ताकि वो जनता के बीच में जाके अपने एजेंडे को भी रखे, अपने कार्य किस तरीके से वो करने जा रहे हैं, अपनी पूरी योजनाओं को जनता के सामने रखना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशियों को जिसको भी वो बनाना चाहती है उनको सामने लाना चाहिए। कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इकलौते ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस प्रदेश ने 9 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री अपने पद से हटने के बाद प्रदेश के लिए या जनता के लिए कोई मुहिम चलाते हुए या उनके सरोकारों को उठाते हुए नहीं देखा गया। चाहे वो विजय बहुगुणा हो, चाहे वो कोश्यारी जी हो, चाहे इससे पहले वो स्वर्गीय नित्यानंद जी हो, चाहे खंडूरी जी हो, चाहे निशंक जी हो, कोई भी प्रदेश के सरोकारों से अपना पल्ला झाड़ देता है जैसे ही वो पद से मुक्त हो जाता है। माननीय हरीश रावत जी लगातार जनता की आवाज बनते हैं, लगातार युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की पीड़ा सरकारों के सामने उठाने का काम करते हैं।
उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने रविवार को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से शिष्टाचार भेंट की। अनुपम खेर अपनी एक नई फिल्म की लोकेशन रेकी के सिलसिले में आज उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। ये भेंट देहरादून में इंदिरा नगर में प्रस्तावित शूटिंग लोकेशन पर हुई। बता दें, अनुपम खेर ने पिछले दिनों लैंसडाउन क्षेत्र का लोकेशन रेकी भी किया है और बंशीधर तिवारी ने अनुपम खेर को उत्तराखंड की फिल्म नीति की जानकारी देते हुए उन्हें नई फिल्म के लिए शुभकामनाएं भी दी। बंशीधर तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड के प्रस्तावित फिल्म नीति में नई फिल्म लोकेशनों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। खटीमा विकासखंड में इन दिनों अवैध मिट्टी खनन माफिया का स्वर्ण काल चल रहा है। मिट्टी माफिया के द्वारा बिना परमिशन के खेतों के उपजाऊ मिट्टी का खनन करना और अवैध रूप से चलाए जा रहे ट्रैक्टर और डंपरों के द्वारा मिट्टी का परिवहन किया जाना बेखौफ जारी है, जिस पर शिकंजा करने के लिए राजस्व विभाग की टीम के द्वारा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना के आधार पर खटीमा के सितारगंज रोड पर स्थित पेनिया टोल नाके के पास अवैध मिट्टी खनन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रोलियों को ओवरलोडिंग और अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन करने के अपराध में सीज कर दिया गया। सीज किए गए तीनों ट्रैक्टर ट्रोलियों को खटीमा तहसील परिसर में लाकर खड़ा कर दिया गया है। अवैध खनन की यहाँ पे शिकायत प्राप्त हुई थी। सूचना पर हम वहाँ पर गए थे। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली हमने पकड़कर सीज करके तहसील में रख दी है और इसके अनुसार हमने जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमने जो अवैध खनन करने वालों को सख्ती से कह दिया है कि अगर अवैध खनन करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता शामवीर सैनी को दोबारा राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद जहां एक और उनके आवास पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है, वहीं गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष शामवीर सैनी ने कहा कि जल्द ही किसानों के हितों में गन्ना मूल्य की घोषणा की जाएगी और आपदा के दौरान जिन किसानों को अधिकारियों की गलती से उचित मुआवजा नहीं मिल पाया था और उन्हें उनकी पूरी फसल जो है बर्बाद हुई थी, उस फसल का पूरा मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साल जो दैवीय आपदा आई है उसमें गन्ने का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे लक्सर क्षेत्र खानपुर लक्सर तहसील और विशेषकर खानपुर जो ब्लॉक है उसमें तो गन्ना 40 से 50% तक 60% तक गन्ने में नुकसान हुआ है। बहुत गन्ना बेकार हो गया। काफ़ी ऊपर से कोई ऐसा पदार्थ भी आया है उसमें बाढ़ में कि गन्ना फूक गया, जल गया। अब जो बचा है उसमें पैदावार कम हो रही है। हमारे मंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री, कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, सतपाल महाराज जी, हमारे सांसद महोदय निशंक जी, सबने आकर वहाँ देखा है। और जब बाढ़ विकराल रूप ले रही थी तो हवाई सर्वे हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। आबकारी विभाग की टीम ने रुड़की के नारसन कला गांव में छापेमारी की, जिसमें मौके से 500 लीटर लहन और 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। वहीं आरोपी व्यक्ति से मौके से फरार हो गया। वहीं आबकारी विभाग की टीम ने बरामद लहन और कच्ची शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिससे शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मुखबिर की सूचना से मिली कि नगला नारसन कला के गांव में के जंगल में कोई भट्टी चला रहा कच्ची शराब की। तो हमने उसी की तैयारी करते हुए अपने स्टाफ के साथ संदिग्ध जहां हमें जगह बताई गई थी उस पर छापा मारा। वहां हमें भट्टी चलती हुई और दूर से लाइट जलती हुई दिखाई दी। तो हमने जांच लिया कि यहाँ वास्तव में
लोहाघाट ब्लॉक के बिसंग क्षेत्र की बदहाल हो चुकी डूंगरी फरत्याल सलना सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर आज क्षेत्र के आक्रोशित युवाओं ने क्षेत्र पंचायत सदस्य डूंगरी फरत्याल सूरज कुमार के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के खिलाफ सड़क में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने बताया कि पिछले 4 सालों से सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पूरी सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है और कई 2 पहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यूजेवीएनएल के नए कॉर्पोरेट भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम को स्थापना दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री को जल विद्युत निगम प्रबंध निदेशक ने 20 करोड़ के लाभांश का चेक सौंपा। यूजेवीएनएल के द्वारा सीएसआर के तहत सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज भानियावाला को दी गई बस को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव में ऊर्जा क्षेत्र के तहत 1 लाख करोड़ के करार हुए। जल विद्युत निगम राज्य में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत उत्पादन पर ध्यान दे। सभी विभाग बेहतर वर्क कल्चर के साथ ही जीरो पेंडेंसी का संकल्प लें। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड जल विद्युत निगम के 23वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। आज यूजेवीएनएल का स्थापना दिवस है और राज्य के अंदर यूजेवीएनएल लगातार बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, अच्छी प्रगति भी हो रही है। लेकिन हमारे राज्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत असीमित संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हमें प्राप्त करना है और उसमें यूजेवीएनएल चूँकि हमारा एक ऐसा निगम है जो लंबा इसको अनुभव भी है, अच्छे कार्मिक भी हैं, अच्छे अनुभवी लोग हैं, तो उनके माध्यम से जो हमारा ऊर्जा प्रदेश का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए यूजेवीएनएल को लीड लेनी होगी। और मैंने वही सबका आह्वान किया है कि यूजेवीएनएल आगे आकर ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में नवाचार और नई चीज़ों को लाकर ऊर्जा उत्पादन की और बेहतर संभावनाओं पर काम कर। राज्यपाल और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को परेड ग्राउंड में 7वें इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ किया। उत्तराखंड स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 10 देशों के 250 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। राज्यपाल ने ताइक्वांडो के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले खिलाड़ियों, जिनमें भारत की हिना हबीब और अमय चौहान, नेपाल के मास्टर नंदा बशवाल और चंद्र प्रकाश श्रेष्ठ, कोरिया के मास्टर किम को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्होंने उद्घाटन सत्र में पहले मुकाबले में केन्या और भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। राज्यपाल और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने पुस्तक गजदू चलने लगा और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया समेत समारोह की स्मारिका का विमोचन किया। 2 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश विदेश के 100 साहित्यकार प्रतिभाग कर रहे हैं और विभिन्न विषयों पर 36 सत्रों में वे अपने विचार रखेंगे। इस आयोजन के माध्यम से देश और दुनिया में उत्तराखंड की कला और संस्कृति को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद साबित होंगे। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं कांग्रेस भी जल्द ही सैनिक सम्मेलन कराने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसको लेकर भाजपा कांग्रेस पर तंज कस रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस की यात्रा पर हमलावर होते हुए कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेस अपना अस्तित्व दिखाने के लिए कदम टाल करती है, जबकि उनके पास नेताओं कार्यकर्ताओं की भी कमी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौन ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सैनिकों को सम्मान करना है, न कि भाजपा की भांति झूठ परोसना। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या चुनाव की चर्चा होती है, वो 2-4 दिन कदम ताल कर लेती है दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं। उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है, नेताओं की भी कमी है, और जो नेता उनके पास हैं वो आपस में गुटबंदियों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है, जो लगातार हम संपर्क और प्रवास करते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है, पदाधिकारी करता है। कांग्रेस पार्टी तो सैनिकों का सम्मान करने वाली पार्टी है, और जितना सैनिकों को गौरव कांग्रेस पार्टी ने दिलाया है उतना भाजपा सोच भी नहीं सकती। कम से कम हम सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में झूठ नहीं परोस रहे हैं। कम से कम हम सैनिकों के पराक्रम और शौर्य पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। किस तरह से प्रधान सेवक ने पुलवामा के बाद, बालाकोट हादसे के बाद पूरी जनता का आह्वान करते हुए कहा कि शहीदों के नाम पर भी सही, लेकिन उनके सम्मान में वोट दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह का निचले स्तर का काम कम से कम कांग्रेस पार्टी को नहीं आता कि शहीदों के नाम पर वोटों की उगाही करे। और सैनिक सम्मेलन कांग्रेस पार्टी कराएगी, सैनिकों को पूरा सम्मान का कांग्रेस पार्टी देगी। फरवरी 2018 में संभागीय परिवार प्राधिकरण की बैठक में वाहनों से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जताई गई थी, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देहरादून में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला, जिसके बाद वाहनों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन अब तक एक भी ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं बने हैं। देहरादून में वर्तमान में 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज की रिसर्च के तहत 40 गाड़ियों पर एक चार्जिंग स्टेशन होना जरूरी है, और ऐसे में देहरादून में कम से कम 42 चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होगी। अब परिवहन विभाग 50 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की तैयारी कर रहा है। अभी जो इस वजह से जो हमारी जो डिस्टेंस लिमिटेड है, हम 110 किलोमीटर तक दे सकते हैं वन साइड। तो ये गाड़ी का जो एवरेज निकलता है 220 किलोमीटर का निकलता है, ताकि हम आराम से वापस आ सकें। तो अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है चार्जिंग स्टेशन का। मसूरी जाते हैं तो फिर किस तरह चार्ज करते हैं, कैसे रहता है? देखिए, मसूरी के लिए तो रास्ते में है, यहाँ से फुल चार्ज करके हम गाड़ी भेजते हैं, और मसूरी में भी एक चार्जर है। लेकिन कई बार है कि मसूरी में ट्रैफिक जाम इतना रहता है, तो वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक जो सरकार की, उत्तराखंड सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट वाहन खरीदने पर उसका टैक्स माफ़ किया जा रहा है, और अगर कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो 20% की टैक्स में छूट दी जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ हमारे पास अब जो चार्जिंग स्टेशन हैं उनकी आवश्यकता प्रतीत हो रही है, जिसके अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा पूरे एरिया का सर्वे कराया गया, और सर्वे के अंतर्गत हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन कम से कम हो, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हो। कोरोना के बाद अब चीन में इन्फ्लुएंजा नाम की एक महामारी फैल रही है। ये महामारी बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि भारत में अभी तक इसका कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। इसी क्रम में देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैयारियों को लेकर डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने बताया कि इन्फ्लुएंजा सांस से संबंधित बीमारी है। ये अपना स्ट्रेन भी बदलता है, जिसमें फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। इसके लक्षण सांस फूलना, बलगम आना, फेफड़ों में जकड़न होना देखे जाते हैं। इसको लेकर अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में अलर्ट जारी किया गया है। हाँ, ये है कि भाई जो बीमारी वहाँ फैल रही है उसका आगे गुंजाइश तो है ही कि वो आगे इधर आ सकती है, तो उसी उसमें क्या किया है कि इन्फ्लुएंजा मतलब एक
छाती से संबंधित बीमारी होती है और ये अपना स्ट्रेन बदलता रहता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इसीलिए फेमस होता है। तो इसमें मरीजों को दिक्कतें सांस की ही रहती है, चाहे सांस फूलना हो गया या फिर बलगम आना हो गया, जकड़न हो गई, इस तरह की परेशानियां रहती हैं। तो ये ओपीडीज में, मेडिसिन ओपीडी में सबको बता दिया गया है कि अगर इस तरह का कोई रोगी आए तो उसमें इन्फ्लुएंजा के सारे टेस्ट कराए जाएं और बाकी जो भी सांस की बीमारियां पैदा करती हैं बीमारियां, उनकी जांचें कराई जाए, जो कि हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं। नगर निगम देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी सोनिका औचक निरीक्षण करने के लिए नगर निगम परिसर में पहुंची, जहां इस दौरान नगर निगम से कई कर्मचारी जो हैं गैर हाजिर मिले। साथ ही इस दौरान कई खामियां भी पाई गई, जिसके बाद जिलाधिकारी सोनिका ने सख्त लहजे में कहा कि जो लोग मौजूद नहीं थे उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जो कार्य नगर निगम को दिए गए हैं उसको समय पर पूरा किया जाए। बता दें कि नगर निगम का कार्यकाल 2 दिसंबर को ही खत्म हो चुका है, जिसके बाद प्रशासक के तौर पर जिलाधिकारी ही नगर निगम का कामकाज देख रहे हैं। कुछ लोग एब्सेंट थे, करीबन 10 से 12 लोग एब्सेंट थे वहाँ पे, तो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और सभी को ये बताया गया है कि समय से आएं और ऑफिस में जो कार्य उन्हें दिए गए हैं उन्हें पूरा करें। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वहाँ पे, जैसे कि सफाई व्यवस्था हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, जो सरकारी भूमियों से कब्जा मुक्त कराने की व्यवस्था हो गई। ये सभी बातों पर डिस्कशन हुआ, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और कार्रवाई की जाए। देहरादून पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया, जहां दोस्त ही मृतक का कातिल निकला। वहीं अभियुक्त के द्वारा मृतक की हत्या कर शव को पंखे से लटकाकर हत्या को आत्महत्या के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है और उसका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। ये 23 तारीख को 23 नवंबर को एक डेड बॉडी मिली थी, एक फार्म हाउस में लटकी हुई कमरा था वहाँ पर मिली थी, जिसकी शिनाख्त संदीप के रूप में हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने से मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, जिस हिसाब से हैंगिंग डेड बॉडी हैंग कर रही थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब ये पता चला कि उसकी गला दबाने के उपरांत इसको हैंग किया गया, तो तब इसमें तहरीर के आधार पर इसको मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। के आधार पर जब उनके दोस्तों से पूछताछ की गई, अन्य लोगों से जानकारी की गई, तो इसमें शिव सिंह राणा नाम का व्यक्ति है जो प्रकाश में आया था। और फिर कुछ फुटेज पुलिस को हाथ में लगी जिसमें वो स्कूटी आदि पर बिना जूते के जाते दिखाई दिया। साथ ही साथ जो मृतक था उसके लेफ्ट चिन पर भी यहाँ पर चोट के निशान थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें एविडेंस और पुलिस लगातार उसकी मॉनिटर कर रही थी कि इसके मूवमेंट पर। खबर जोशीमठ से है, जहां ग्रामीण इलाकों में पानी से चलने वाले घरेलू घराट विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि पहले पहाड़ों में पानी से चलने वाले घरेलू घराट का बड़ा ही महत्व माना जाता था। कहा जाता था कि पानी से चलने वाले घरेलू घराट में पीसे जाने वाला अनाज शरीर के लिए काफी लाभकारी होते हैं। कई ग्रामीण इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पर आज भी पानी से चलने वाले घरेलू घराट ग्रामीणों की पहली पसंद है। ग्रामीणों पुरानी परंपरा को लोग जो है संजोए हुए हैं। तुगासी में पानी से चलने वाले 2 घरेलू घराट हैं। यहाँ के लोग आज भी इसी घरेलू घराट से पिसा हुआ अनाज को खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। घराट हमारा दादा परदादा से चल के आ रहा है और आज भी चलता है और यहीं के गेहूं से इसकी आज भी आटा की पिसाई होती है गेहूं की और स्वादिष्ट, बड़ा स्वादिष्ट होता है इसका चक्की का आटा, जो ये पंचक्की चल रही। और आज भी ये इस गांव कुमारी पास के समीप है और यहाँ जो विदेशों से कई से पर्यटक आते हैं कुमारी पास, पंगरचोला पास के लिए, तो उन लोगों को भी इस चक्की का आटा दिया जाता है। और इस चक्की का पंचक्की का आटा बहुत ही स्वादिष्ट और लाभदायक होता है। और बुलेटिन के आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आदर अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा बाबा बौखनाथ की कृपा से सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को वरिष्ठ नेता हरीश रावत की सलाह, अभी से घोषित कर देने चाहिए पार्टी प्रत्याशियों के चेहरे ताकि समय से हो सके तैयारी।
यूजेवीएनएल के नए कारपोरेट भवन का लोकार्पण, मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत, 20 करोड़ 10 लाख की लाभांश का सौंपा चेक। कोरोना के बाद अब चीन में फैल रहा है इन्फ्लुएंजा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट, हालांकि भारत में अभी तक इसका कोई मरीज नहीं। अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन का शिकंजा, अवैध खनन को लेकर राजस्व विभाग की टीम ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया सीज। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।